लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि किस कंडीशन में एक प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन जारी रखना चाहिए या किस कंडीशन में उसे बंद कर देना चाहिए। अब बंद करता है या नहीं करता वो तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन एक सजेशन तो होता है कि भाई तो अब तुम्हें अपना प्रोडक्शन इस वक्त रोक देना चाहिए या इस वक्त बंद कर देना चाहिए। वो 3 कंडीशन देखी थी और तीनों कंडीशन यहाँ सामने लिखी हुई हैं। AR अगर ग्रेटर देन ABC है तो तब कंटिन्यू रखो, अपना प्रोडक्शन करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AR और ABC बराबर आ रहा है तो ये शट डाउन पॉइंट है, मतलब कि एक सोच सकते हो कि टेम्परेरीली बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन को टेम्परेरीली बंद कर दो, बाद में जब तुम्हें कॉस्ट कम और रिकवरी ज़्यादा मिल रही होगी तो फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन अगर AR लेस देन ABC हो जाए तब तो भाई बहुत अच्छी राय ये है कि अपना प्रोडक्शन बंद कर दो। ईगो साइड में रखो कि ऐसे कैसे बंद कर दूं ये वो, ऐसा कुछ नहीं भाई, बंद कर दो, ईगो को साइड में रखो और बंद कर दो, बाद में दोबारा इस्टेब्लिश कर लेना, है ना। अभी 5,000 का नुकसान करोगे, बाद में अगर नहीं रुके तो पूरे 5-6 लाख जितना कैपिटल है सारा ही नुकसान कर बैठोगे, है ना। तो ये, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, दिक्कत होती है उम्मीद कि कोई नहीं आज डाउन है कल बढ़ेगा। इस उम्मीद के चक्कर में कई बार तो पूरा ही गवा बैठते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी बातें थी जो पिछली क्लास में। आज देखते हैं जरा इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट तो हमें सीधे सीधे बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बदलनी नहीं है, स्टेट ऑफ चेंजलेस, ये नहीं बदलेगी। और ये वो समय होता है जब एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम आउटपुट वाले टाइम पर एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करता है, ये बात पहले भी बता दी है। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट आता कब है, तो इसके लिए कंडीशंस भी बता दी थी पिछली क्लास में। मतलब अगर चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम आउटपुट को चेंज कर दिया तो इट मे बी पॉसिबल, पॉसिबल क्या, ये तो होना ही है फिर तो, कि आप अपना प्रॉफिट गवा बैठोगे, जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे थे उसे गवा बैठोगे। कुछ कंडीशंस हैं, हमें उन्हीं कंडीशन से पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कब है, ठीक है। कंडीशंस, पहली कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट विल इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। लास्ट क्लास में बताया था ना ये, इसे हम कह सकते हैं MC इक्वल्स टू MR। तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब MC और MR बराबर रहेगा। इसे ग्राफिकली समझा जा सकता है, ये हो गया X और ये हो गया Y, यहाँ हो गया कॉस्ट या रेवेन्यू और यहाँ हो गए क्वांटिटी, ठीक है। और जो कि है कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में MR कर्व एकदम स्ट्रेट चलता है। तो ये तो हो गया MR, बता चुका हूँ ये तो, MR इक्वल्स टू AR, और यही हमारा प्राइस कर्व होता है, ये तो बता दिया है। और वहीं दूसरी तरफ MC के बारे में बात करें
मार्जिनल कॉस्ट, तो ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि एमसी का कर्व ऐसे हो जाता है, गिरेगा, मिनिमम होगा और फिर बढ़ने लगेगा। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ दो जगह कट कर रहा है, ये एमसी दो जगह कट कर रहा है ना। एक तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं इसे, और एक है दूसरा जो कि है पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमने यहाँ देखा कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। ये वो जगह है, ए वो जगह है जहाँ एम सी एम आर बराबर है, बी ये भी वही जगह है जहाँ एम सी एम आर बराबर होते हैं। लेकिन अब कौन सा वाला माने कि कौन सा ज़्यादा, मतलब तो फिर बी है ना। बी वो जगह है जहाँ हम इक्विलिब्रियम आउटपुट गेन करते हैं। देखो यहाँ पर क्वांटिटी तो मिल रही है ना, हम ये वाला ले तो देखो क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी को बेच के इक्विलिब्रियम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्वांटिटी ज़्यादा बेचें और तब इक्विलिब्रियम गेन करें, यानी कि कम क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट कमाना ये अच्छी कोई सिम्टम नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी बेचो और फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, समझे, ये एक अच्छे सिम्टम्स हैं। ज़्यादा क्वांटिटी बेचने से मार्केट में तुम्हारा नाम भी फैल रहा है। कम क्वांटिटी बेच के और इक्विलिब्रियम गेन कर रहे हो, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहे हो, इसका मतलब तुमने प्रॉफिट तो कमा लिया लेकिन मार्केट में नाम नहीं कमाया। मार्केट में नाम भी तो कमाना है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बने। इसलिए आगे वाला मतलब बी पॉइंट हमें मेन जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई कि एम सी एम आर बराबर हो। और दूसरी जो इसी में कंडीशन जोड़ेंगे, इसी में जो दूसरी कंडीशन जोड़ेंगे वो ये है कि एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से ऊपर जाते वक्त कट करे, ऐसे ये, या इसी को हम कह सकते हैं कि एम सी कर्व इज अपवर्डली स्लोपिंग। यहाँ से ये दो बातें तो समझ में आ गई, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर जाते वक्त कट करना चाहिए। उसका रीजन मैंने तुम्हें बता ही दिया, जब नीचे से ऊपर जाते वक्त काटेगा तो उस वक्त क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम अच्छी बात है, कम क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम अच्छी बात नहीं है। तो और बुरी बात है, प्राइस तो चेंज ही नहीं होगा ना। नहीं हो रहा, मतलब और जिसमें होता हो तब का तब देखेंगे। अभी बात यह है कि यहाँ पर प्राइस तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी भी, कम क्वांटिटी बेचकर इक्विलिब्रियम वो अच्छे एक सिम्टम्स नहीं है। यानी कि कम क्वांटिटी बेच रहा है मतलब कि ना तो तुम अपना बिजनेस फैला रहे हो, ना तुम्हें बिजनेस में कोई जान रहा है, मतलब मार्केट में कोई जानेगा जल्दी, तो तुम छोटे से में सेटिस्फाइड हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मान लो कि द कंडीशन वेयर एम सी कर्व इज बिलो एम आर है, the producer should
ऑप्शन ए डिक्रीज आउटपुट, बी एक्सपेंड आउटपुट, सी हो गया आउटपुट remains unchanged। देखो क्वेश्चन ये है कि कंडीशन वेयर एम सी कर्व इज बिलो द एम आर, है ना, एक्स, ये तो एम आर है, ये एम सी है। तो वो सिचुएशन जब एम आर से नीचे एम सी होता है तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? शुड डिक्रीज द आउटपुट, अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए। जब एम सी जो है एम आर से नीचे हो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए। एक्सपेंड द आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, प्रोडक्शन में कोई चेंज ही नहीं करना चाहिए, जितना हो रहा है उतना ही करना चाहिए, और नन, कुछ भी नहीं करना चाहिए उसे। एम सी कम है, एम आर ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ से नीचे आ रहे ना, अभी तो इस वक्त एम सी ज़्यादा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद एम सी गिर गया। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर चल रहा है ना एम आर, एम सी कम, तो मतलब ये ना कि एम आर जो है मतलब उसका टोटल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर चल वो जैसे जैसे यूनिट आउटपुट प्रोडक्शन होता जा रहा है टोटल कॉस्ट कम होती चली जा रही है। अरे भैया अभी तो तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कम है। यहाँ क्यों प्रेफर किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा तो तभी होगा ना जब प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ना भाई। जब MC कम है, MR ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अभी जो कॉस्ट है हर अगले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट कम जा रही है, बेच के पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए। तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि अब दोबारा घूम के MC MR बराबर ना आ जाए। ठीक है, और देखें क्वेश्चन। A firm under perfect competition is price taker और प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म प्राइस टेकर होती है कि प्राइस मेकर होती है? फर्म एक जो है वो प्राइस टेकर होगी या प्राइस मेकर होगी? वो प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म अपनी मर्जी से प्राइस थोड़ी बना सकती है कमोडिटी का। वो तो मार्केट जो उसे बताएगा, मार्केट फोर्स जो उसे बताएगा वो वही प्राइस रखेगा ना।
इसलिए वो प्राइस टेकर कहलाएगा। और सीधी सी बात है, ये बात तुम्हें कई बार बता दिए पीछे, एक डिमांड है कि सप्लाई है, जहाँ ये दोनों कट कर रहे हैं यही तो प्राइस हुआ, और फर्म को इसी प्राइस पर बेचना है, चाहे उसे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए। आ गया समझ? अब जैसे शेयर मार्केट के बारे में देखो, तो शेयर स्टॉक का प्राइस जो चल रहा होता है वो मार्केट प्राइस के बेस पर है। अब तुम्हें लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, हैं, खरीदना है तो उतने पे ही खरीदना है, बेचना है तो उतने पे ही बेचना है। तो तुम देखो कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो क्या है? प्राइस टेकर, या फिर इसको थोड़ा सा और एक दूसरी लाइन में देखें, देयर इज सिंगल प्राइस रूलिंग अंडर perfect competition firm, यानी 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सिंगल प्राइस रूलिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म। परफेक्ट कंपटीशन फर्म में एक सिंगल प्राइस रूल कर रहा होता है। रूल मतलब वही सर्कुलेटेड है, कोई और दूसरा प्राइस आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नोट डाल के लिखें, when individual firms cannot affect the market decisions, it determines the smallness of firm under perfect competition। कहा कि अगर एक फर्म मार्केट डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर पाता है तो वो उस फर्म की स्मॉलनेस शो करता है, छोटापन, परफेक्ट कंपटीशन में है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि कोई ऐसा फर्म आ जाता है जिसकी वजह से प्राइस ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक जाइंट फर्म है। बाकी सारे जो अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को, वो स्मॉलनेस शो करता है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब देखते हैं जो कि देख ही लिया है। ग्राफ बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? जब हम ग्राफ बना रहे हैं, अभी पीछे ग्राफ बनाया था ना MRMC का, तो इस ग्राफ को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है?
steps involved in drawing graphs for इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। तो जो पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि फाइंड आउट अ पॉइंट वेयर MC will equal to MR and MC curve cuts MR from below। MC कर्व MC और MR बराबर हो और MC कर्व MR को नीचे से ऊपर जाते हुए कट कर रहा हो, ये तो बता दिया। और क्या बात रखनी है ध्यान। दूसरा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन X axis to find out equilibrium output। उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दो एक्स एक्सिस पर। ये भी बताया था मैंने, ग्राफ में बता दिया ये। तीसरी बात, शो एज द केस में बी। अब नीचे कुछ केस दिए हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब इस चीज़ को शो करना है। तो क्या क्या है कंडीशन, तो पहले दिए है, पहला एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। दूसरा केस, एवरेज रेवेन्यू is greater than एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू पता है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, AR प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब एक कमोडिटी को जो सेल प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस बनाने का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अगर रेवेन्यू आ रहा है तो वो उसके लिए एक अलग केस बन जाएगा। और तीसरा, अगर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट हो, इसके लिए अलग केस बनेगा। ठीक है ना। तो 3 केस है अब हमारे पास, इन्हीं तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा। अगर AR और AC बराबर है तो ये तो फिर भी ठीक है कि जितना हमारा कॉस्ट आ रहा है उतने का रेवेन्यू आ जा रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये सिचुएशन अच्छी है। ठीक है। अब कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कॉस्ट में सारी कॉस्ट है ना, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस वगैरह सारी चीज़ें, वो सारे इसमें आ जाते हैं।
रॉ मटेरियल हो गया, मान लो इंटरेस्ट वगैरह आता है, और वेजेज एंड सैलरीज आ जाते हैं, प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट वाला पोर्शन भी इसी में है, याद रखना, कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह कहीं और कमाते, उतना कॉस्ट ही तो बना वो हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो बना जिसको हम यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ रहे हैं, तो वो एक तरह का प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो रेवेन्यू में आएगा ना, कॉस्ट तो सारा कुछ लगा दिया, लेकिन अगर अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट थोड़ी बनी। टोटल कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं वही ना असल में हम कहीं और कमाते, जो नहीं कमा रहे हैं, और उसे हमने यहाँ प्रोडक्ट में लगा दिया, तो प्रोडक्ट बेच के वो पैसा तो हमें मिल ही गया ना वापस। जो हम कहीं और कमाते वो तो यहाँ मिल ही गया, तो एक तरह का वही तो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मिला के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, और उतना ही हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, तो हमें नुकसान क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट जितना कमाना चाहिए उतना तो कमा ही रहे हैं, है ना। जितना हम दूसरी जगह नुकसान करके और यहाँ बैठे हैं कमा रहे हैं, तो अब उतना तो आ ही रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जैसे अब कहीं किसी संस्था में मैं काम कर रहा था, वो छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ, वहाँ जितना मिलना था उसका नुकसान करके तो यहाँ बैठा हूँ, तो अगर उतना ही मुझे यहाँ मिल रहा है तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसे जोड़ दूंगा, बन गया वो मेरा टोटल कॉस्ट। और अगर उतना ही मेरा रेवेन्यू आ रहा है, टोटल कॉस्ट नहीं एवरेज कॉस्ट, और उतना ही मेरा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, तो मुझे कोई नुकसान थोड़ी है। मैं चाहे वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, एक बराबर ही कमा रहा हूँ, बस जगह का फ़र्क है। समझ में आ रहा है? मैं वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, जितना वहाँ कमा रहा हूँ उतना ही वहाँ यहाँ कमा रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ये है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए एवरेज कॉस्ट से, तो ये भी क्या एक तरह का प्रॉफिट ही है ना। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से तो ये प्रॉफिट है, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट है। क्या बोलते हो इसे? नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट, उसे कुछ नाम दिया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाना, सुपर प्रॉफिट। बहुत जल्दी दिमाग से निकाल दिया तुमने, हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एवरेज रेवेन्यू तुम्हारा एवरेज कॉस्ट से कम आ रहा है तो ये तो लॉस हो गया, मतलब तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा तुम्हें। दिस इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल लॉस। ये सारी केस कब देखनी है? MR MC बराबर हो MC और MC नीचे से ऊपर जाते हुए कट कर रहा हो, तब हमें ये देखना है, क्योंकि ये तो MR के MC का है, लेकिन उसी वक्त AR AC भी तो चल रहा होगा ना। AR AC इन तीनों में किसी भी कंडीशन में हो सकता है। क्लियर? और जैसी कंडीशन में होगा अपना रिजल्ट बता देना कि हम किस हालत में चल रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन
तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम देखेंगे तो 2 चरणों में देखा जाएगा ना। एक तो शॉर्ट रन और दूसरा इन लॉन्ग रन। छोटे समय में, छोटे टाइम इंटरवल में और बड़े टाइम इंटरवल दोनों में देख लेते हैं। करवाऊं? पहले शॉर्ट रन की बात करते हैं। इन शॉर्ट रन, ये ग्रेजुएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंट केसेस हैं, है ना, उनको चलते जाना है। देखो पहला केस तो यही है, ये रहा एम आर एम सी का, एम आर इक्वल्स टू ए आर का कर्व, है ना, और ये है तुम्हारा एम सी, और ए सी का कर्व अगर देखा जाए, ए सी का कर्व देखा जाएगा तो वो नीचे से उठता आता है और ऐसे होकर और यहाँ से बढ़ जाता है। बताया था ना, AC का कर्व दोनों ही नीचे गिरते हैं, लेकिन MC ज़्यादा गिरता है, AC कम गिरता है, राइट। MC का जो कर्व है AC को नीचे से ऊपर जाते वक्त उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर देता है। ये रहा MC का मिनिमम पॉइंट और AC का मिनिमम पॉइंट है, और MC क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जब बढ़ रहा होता है MC, तो बढ़ते वक्त AC को मिनिमम पॉइंट पे कट कर देगा, समझे। फिर यहीं पे इसमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये रहा, यहाँ से इक्विलिब्रियम देखा जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया है, चलो ठीक है, इतना आ गया। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि इस पूरे सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कहाँ है। तो प्रॉफिट वहाँ है जहाँ हमारा AC और AR बराबर आ जा रहा है। देखो AC ये है और AR ये है। ऐसे तो AC AR यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारा यहाँ तक नहीं है। प्रॉफिट हम इक्विलिब्रियम तक ही तो गेन करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही तो गेन कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट P और ये इस एक पॉइंट पर जहाँ पर MC AC को नीचे से कट कर रहा है, तो इस जगह पे देखेंगे तो ये पॉइंट होगा हमारा प्राइस P1, यानी कि इतना कॉस्ट इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, इतना प्राइस इक्विलिब्रियम पर है और इतना प्राइस हमारा जब AC मिनिमम हो जा रहा है तब है। AC मिनिमम जब AC एवरेज कॉस्ट हमारा सबसे कम है तब हमारा प्राइस इतना है, और जब हमारा AC इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इक्विलिब्रियम तो नहीं कहेंगे, AC इक्वल्स टू AR है, तब हमारा प्राइस इतना है। तो ये इसी बीच में ना प्रॉफिट कमाएंगे, कम से कम प्रॉफिट इतना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इतना। भाई ये वाला हिस्सा, ये वाला टाइम देखोगे तो ये AC इक्वल्स टू AR है, और ये वाला टाइम जब AC एकदम मिनिमम है,
एवरेज कॉस्ट कम से कम इतना, यानी इससे नीचे तो कॉस्ट जा नहीं रही है, यानी इससे कम तो लॉस होगा ही नहीं, इससे कम प्राइस पे तो बेचेंगे नहीं, अगर बेच दिया तो नुकसान होने लगेगा। तो अगर इतने पे बेच रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ जो है पैसा मिल रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है। और ऐसे ही ये वाला वो टाइम है जब अच्छा खासा प्राइस आ रहा है, तो मेन जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो ये हो गया। ठीक है, इस टाइम को हम कहते हैं तो ये वाला जो टाइम है ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर वाला, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर हमारा एकदम कम आ गया है, मिनिमम पॉइंट से नीचे नहीं जा रहे ना, और एवरेज कॉस्ट का कम होने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होते जाना। AC इक्वल्स टू AR है, तो यहाँ पर तो हम अपना प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, नॉर्मल वाला प्रॉफिट कमा रहे हैं, पीछे बताया था। जब AC इक्वल्स टू AR है तब नॉर्मल प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, और जब AC मिनिमम हो गया तो तब तक प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, क्योंकि मिनिमम के नीचे तो जा ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं जब AC AR बराबर है, और ये वाला वो है पॉइंट जहाँ पर हम एक ज़्यादा गैप में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसी बीच का एक ये जो दौर है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। पहला केस, दूसरा केस देखेंगे। ये हमारा MR इक्वल्स टू AR, दूसरा ये है ये क्या हो गया, कलर क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है, अपने आप ही कुछ भी कलर आ रहा है। चल जा भाई, फिर येलो आ गया। ये तो हमारा MC है ना। ऐसे ही अगर मैं AC को ड्रॉ करूं, AC को ड्रॉ करूं तो ऑब्वियसली ऐसे ही जाएगा, लेकिन अब की बार अगर कुछ ऐसा हो जाए, अभी भी MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे ही कट कर रहा है ना, लेकिन AC जो है वो MC से काफ़ी ऊपर है, AC MC से बहुत ऊपर है। पिछली बार तो लगभग जो है नज़दीक ही थे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था अच्छा खासा, लेकिन अगर AC और MC के बीच में अच्छा खासा गैप हो और AC का कर्व मिनिमम तब हो रहा है जब AR मिल रहा उसे, ये यहीं पर तो AR है, ये वही टाइम तो है जब AC और AR दोनों बराबर हो रहे हैं। AR बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर हो रहा है AC के, और AC एकदम मिनिमम भी है ना। AC एकदम मिनिमम मतलब एकदम मिनिमम कॉस्ट पर आके
रेवेन्यू के बराबर आ रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला ही नहीं, है ना। कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला, मिनिमम कॉस्ट पर आके सेल हो रही है और रेवेन्यू आ रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा बस। उससे नीचे तो एवरेज कॉस्ट, उससे नीचे तो नहीं गई, मतलब उससे भी अगर नीचे चली जाए, यानी एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा और ऊपर उठ गया ना अगर, तो फिर तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो कॉस्ट ज़्यादा और रेवेन्यू कम हो गया। नहीं आ रही बात समझ? तो ये ना कि कॉस्ट मिनिमम है और प्राइस भी उसी मिनिमम, उसी कॉस्ट मिनिमम नहीं, एवरेज कॉस्ट एकदम मिनिमम पे आ गया है। कॉस्ट मिनिमम है ना। हाँ, और उसी प्राइस पे ही बिक रहा है। उसी मिनिमम प्राइस पे ही प्रोडक्ट बिक रहा है। हाँ, कहने का सेंस ये हो गया, या इस केस में कहने का सेंस है कि हमारा जो AR है वो बिल्कुल AC के बराबर ही है। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में कि जो AR है वो ग्रेटर देन AC जा रहा है। देखो AR का कर्व ऊपर है और AC का कर्व नीचे, मतलब मिनिमम पॉइंट पर है। मिनिमम पॉइंट को देखो ना, AC का नीचे है, तो यहाँ पर AC कम है और AR ज़्यादा था, तो ये वाला केस हो गया। इस केस में AC AR दोनों बराबर ही हैं, तो ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम तो फिर भी मिल रहा है, इतनी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आउटपुट बता रही है हमें, है ना, लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है हमें। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और अगर इसमें हम आगे बढ़ जाएं तो तीसरा केस आ जाएगा। तीसरा केस है ये हो गया हमारा MR इक्वल्स टू AR वाला कर्व। MC का कर्व तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसे ही चल रहा है। ये हो गया MC, और अगर यहाँ AC के कर्व पे ध्यान दें तो अब की बार जो AC का कर्व है वो आएगा ये मिनिमम होके और बढ़ गया, लेकिन अब की बार तो ये AR को टच ही नहीं कर पाया, है ना। यानी AR रेवेन्यू जो है वो डाउन रह गया, कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई। कोई दिक्कत? तो देखो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये वो टाइम है जब हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसी वक्त जस्ट देखोगे इक्विलिब्रियम आउटपुट के केस में प्राइस ज़्यादा हो गया, हो गया। ये वो टाइम था जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो मिल रही है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ ही हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ें तो प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना। ये हो गया, ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और रेवेन्यू वाला प्राइस यानी कमोडिटी का सेल प्राइस कम है। सेल प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, तो ऐसे में फिर एक गैप बन गया ना ये, और ये गैप किस चीज़ का है बताओ? ये लॉस का हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे सुपर नॉर्मल लॉस। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जब हमारा AR कम है AC से। ठीक है, तो अभी हमने AC के हिसाब से देख ली चीज़ें। AC के हिसाब से देख लिया, तो अब ज़रा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे और ABC के हिसाब से देख लेते हैं।
तीन ही कंडीशन है ना, जो तीन कंडीशन बताई। इसी में ही कर देता हूँ मैं 4 हिस्से, तीसरा हिस्सा खाली रहेगा। यहाँ रफ कुछ समझाना होगा तो कर दूँगा। देखो, पहला कंडीशन हमने देखा था कि ए आर इज ग्रेटर देन ए सी का है। उसमें हमने ये बात समझी कि जो एम आर कर्व है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर कर्व, इसमें हमें देखने को मिलेगा एम सी देखने को मिलेगा, और इसी में देखने को मिल जाएगा AC। और AC का कर्व क्या था, आया AC था। अब अगर इसमें एडिशनली ABC अगर हम घुसा दें, ABC को अगर साथ में लेकर आए, तो ABC का कर्व पुराने ज़माने में पड़ा होगा, और उसमें क्या था कि दूसरे कलर से ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ, चलो पिंक ले लेते हैं। ABC का कर्व क्या है कि आएगा और मिनिमम होके थोड़ा नज़दीक जाना शुरू कर देगा, लेकिन चिपकेगा नहीं। ये है ABC, ठीक है। इसमें भी वही है, MC कर्व ABC को भी नीचे से बढ़ते वक्त मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे AC को कर रहा है, समझे ना। तो यहाँ देखो, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, लेकिन AC और ABC दोनों ही रिकवरी हो रही है हमारी। AC एवरेज कॉस्ट तो रिकवर हो ही गई, रेवेन्यू तो ये है ना हमारा, रेवेन्यू ज़्यादा है, AC कम है, मतलब एवरेज कॉस्ट तो रिकवर हो ही गया। और देखोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है, हैं? सारी चीज़ें अच्छे से रिकवर हो रही हैं। अब बात आती है, ये जो गैप है, ये गैप किस लिए आया है, बता पाओगे ये गैप क्यों है? ये वाला गैप, ये गैप है फिक्स कॉस्ट के लिए। फिक्स कॉस्ट की वजह से ही तो गैप आ रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो ऐसे उठेगा और ऐसे चलता जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से बस ये गैप है। अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो ये ABC हमारा AC बन के तैयार हो जाता। डन। तो ये इतना एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। ये इतना एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये इतना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को मिला देंगे तो एवरेज कॉस्ट अपना मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिल गई हमें, इसमें हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन कहलाती है। तो सारी कॉस्ट हमें रिकवर हो गई है। दूसरी तरफ आएंगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, MR इक्वल्स टू AR, MC कर्व, फिर आएंगे अपने
एसी कर्व पे हैं, तो एसी कर्व क्या रहेगा, यही तो है एसी कर्व, और एबीसी कर्व बनाएंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा, एबीसी कर्व इसी के नीचे ऐसे आएगा, मिनिमम होगा और चल पड़ेगा, नज़दीक जाएगा लेकिन चिपकेगा नहीं, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में देखोगे, इस वाली कंडीशन में फिर से सारी चीज़ें देखेंगे, ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये तो हमारा फिक्स कॉस्ट का गैप है, और ये वाला हिस्सा पूरा ये वेरिएबल कॉस्ट का गैप है। तो ऐसे केस में रेवेन्यू कर्व के नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट तो सारी रिकवर हो रही है, और फिक्स कॉस्ट भी अगर देखा जाए तो कुछ तो रिकवर हो ही रही है, कुछ नहीं हो रही लेकिन कुछ तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं कहता हूँ कि फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो सारी रिकवर हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमें ये फिर भी प्रॉफिट दे रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट बता चुका ये, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे केस पर। MR इक्वल्स टू AR, MC। अब AC अगर बनाया जाएगा तो AC ऐसे ही रहेगा, आएगा मिनिमम होके बढ़ जाएगा, AC हो गया। और वहीं अगर ABC की बात करेंगे तो अब की बार ABC ऐसे आएगा और ऐसे चल देगा। अब ध्यान देंगे अगर, तो अब जो है फिक्स कॉस्ट बिल्कुल, ये वाला गैप फिक्स कॉस्ट का ही है, और ये वाला पूरा हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है। अब यहाँ देखो तो फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, इवन ऐसा हाल हो गया है कि पूरे हद तक तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी पूरे ढंग से नहीं मिल रही है। यहाँ इस वाले कंडीशन में एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू टच कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अपनी जेब से एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा अपनी जेब से। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक अच्छा खासा ये गैप आ रहा है, देखोगे आ रहा है गैप, और ये गैप हमें बता रहा है कि भाई अपनी जेब से भी जा रहा है पैसा, एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी तरह से रिकवर नहीं मिल पा रही, रिकवरी नहीं आ रही। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स अगर बनाए जाएं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाए नहीं ना मैंने, इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेते हैं। इस केस में ये इक्विलिब्रियम आ गया, इस वाले केस में ये वाला ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, और इसके बाद ये आ गया सुपर नॉर्मल लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस। ग्राफ तो बनाने पड़ेंगे, है ना। इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा है लेकिन एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं आ रहा, पूरी तरह से फिक्स कॉस्ट का लॉस कर रहे हैं हम। तो ये है सुपर नॉर्मल लॉस। अच्छा, इसमें भी अब नॉर्मल लॉस आ सकता है, ये तो नॉर्मल लॉस है,
सुपर नॉर्मल लॉस, पीछे लिखवाया भी है ये मैंने, सुपर नॉर्मल लॉस है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, कब होगा, कब होगा, अगर जो ये कर्व ऐसे हो जाए, समझे, एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ गया अगर, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही है भाई, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। ऐसे में तो चुपचाप बंद करके भाग जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, तो ये तो ये तो था सारा शॉर्ट रन के बारे में। अब लॉन्ग रन में देख लेते हैं, छोटा सा ही है लॉन्ग रन का। तो इन लॉन्ग रन तो लॉन्ग रन में देखें इसको तो तुम लोग देखते ही बता दोगे कि कंडीशन क्या है। ये तो एम आर इक्वल्स टू ए आर वाला बात है। अब लॉन्ग रन का अगर तुम्हें याद हो एम सी तो ऐसे चलता है, याद आया, थोड़ा ज़्यादा वाइडर रहता है। और लॉन्ग रन वाला अगर ए सी याद हो, कट करते जाता है ना। लॉन्ग टर्म एम सी और लॉन्ग टर्म का ए सी, वो भी तो ऐसे ही बनेगा। गलत हो गया, लॉन्ग टर्म ए सी। अब इसमें तुम्हें दिखेगा कि यही वो टाइम है जहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है, इतना क्वांटिटी है, ठीक है। ये कॉस्ट या रेवेन्यू यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट। तो तुम मुझे बताओ कौन सा प्रॉफिट है ये, बस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन इसमें नॉर्मल प्रॉफिट वाली बात नहीं है कि लंबे समय तक है। लंबे समय तक तुम नॉर्मल प्रॉफिट पे ज़िंदा नहीं रह पाओगे, हैं। लंबे समय तक जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ये होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में इसी को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नोट डालोगे, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट्स इन सुपर नॉर्मल लॉस। देखो परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन की बात करेंगे तो सुपर नॉर्मल लॉस पे भी काम किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय की बात है ना, बाद में तो उसका रिटर्न मिलेगा ही। एज विद द
गिवन रेवेन्यू it covers entire variable cost and also a part of fixed cost। लंबे समय में नॉर्मल लॉस पे भी काम किया जा सकता है, क्योंकि बाद में वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। हो सकता है फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग रन में तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका इतना ही है। परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट ख़त्म हो गया। नया अगली क्लास में करवा देंगे।